नमस्कार, मैं हूं अंजलि ईसवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक बड़ा सवाल जो है वो कि हमारे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव यानी कि टीकाकरण अभियान के लिए जितनी वैक्सीन है वो कम है। क्या इसको पूरा करने के लिए, इस कमी को पूरा करने के लिए कुछ किया जा सकता है? एक तरीका है कि हम अपने देश में वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाएं, और इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक सवाल जो कई एक्सपर्ट उठाते हैं वो ये कि क्या हम अलग अलग कानून, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हों, ट्रेड लॉ हो, क्या उनको एक तरफ रख के इस तकनीक, वैक्सीन की तकनीक को सब में साझा करके वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं? ये कितना बड़ा चैलेंज है, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। देश में दरअसल अगर आपको वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाना है तो सवाल यह है कि क्या तकनीक साझा की जा सकती है अलग अलग कंपनियों के बीच में। कोवैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जिसकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें कहीं ना कहीं मदद आईसीएमआर जो कि सरकारी है उसकी तरफ से किया गया है। तो क्या दूसरी कंपनियों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है उत्पादन को बढ़ाने के लिए? पेटेंट कानून जो है वो इस सब चीज की इजाजत नहीं देते हैं, तो क्या कितना बड़ा अड़चन ये साबित हो सकती है? आईसीएमआर और एनआईवी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इन्होंने इस वायरस को आइसोलेट करके भारत बायोटेक को दिया था, और कोवैक्सीन की तकनीक जो है उस पे आईसीएमआर और भारत बायोटेक दोनों का इस पे आईपी है, इसका प्रोडक्ट आईपी दोनों के पास है। ऐसे में ये चर्चा हम कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनंत भान जो कि रिसर्चर इन बायोएथिक्स हैं, ग्लोबल हेल्थ एंड पॉलिसी के। डॉक्टर योगेश पाई भी हमारे साथ जुड़ गए जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर एंड आईपीआर चेयर हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के। अनंत, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। इमरजेंसी है, एक आपदा है, सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में है, और ऐसी स्थिति में हमने देखा है जब इमरजेंसी होती है कई चीजें हो जाती है वॉर फुटिंग पर काम करने के लिए। तो क्या हमें अभी ये सोचना होगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को ज्यादा ह्यूमन एंगल से देखें, क्योंकि यूएस में भी सेनेटर्स ने ये गुहार लगाई है अपनी निजी कंपनियों को? बिल्कुल, धन्यवाद अंजलि। आपने बात बिल्कुल सही कही। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी हम एक पैंडेमिक के अंतर्गत हैं और मेजर चैलेंज है ग्लोबल हेल्थ में इसका, और ये भी रियलिटी है कि जो वैक्सीन इनिक्विटी है वो एक बहुत मेजर इश्यू है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे बहुत सारा वैक्सीन एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल है, और कई देश ऐसे हैं जहां अभी फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को भी वैक्सीन नहीं मिला है। और ये इसलिए है क्योंकि कई कंट्रीज ने बहुत पहले कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं और होर्डिंग की है वैक्सीन की। हमें ये भी पता है कि कैपेसिटी है प्रोडक्शन की कई देशों में। आप हमारे देश में ही ले लें तो चेन्नई में एक बहुत बड़ा वैक्सीन पार्क बनाया गया था डॉक्टर रामादोस जब हेल्थ मिनिस्टर थे, बट वो नॉन फंक्शनल है, मेजर वैक्सीन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। आप सीआरआई कसौली देख लें जो कि हिस्टोरिकली बहुत पब्लिक सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा वैक्सीन प्रोडक्शन यूनिट था, उसको डिके में जाने दिया गया। आप हैफकिन इंस्टीट्यूट देख लें बॉम्बे में, वो भी वैक्सीन प्रोड्यूसिंग करता था पहले, बट अब इतना मेजर प्लेयर नहीं है। तो हमारे देश में ही अगर हम देख लें और सिर्फ पब्लिक सेक्टर में देखें तो ये सारी आइडल कैपेसिटी एक तरीके से है जिसको हम बहुत जल्दी अगर उस पर काम किया जाए, जो भी उसकी फैसिलिटीज को अपग्रेड करने की जरूरत है, उस अपॉर्चुनिटी को यूज करके हम अपना वैक्सीन प्रोडक्शन रैंप अप कर सकते हैं। अगर वैक्सीन प्रोडक्शन रैंप अप होता है तो जो हम अभी कमियां और चैलेंजेस देख रहे हैं कि वैक्सीन की कमी हो रही है, कई लोगों को वैक्सीन मिल नहीं रहा है, स्टेट्स बोल रहे हैं कि हमारे पास अभी डोजेस नहीं है, हम एक्सपैंड नहीं कर सकते प्रोग्राम, तो वो शायद थोड़ा एड्रेस हो। बॉटलनेक क्या आने वाला है, वो आईपी का बॉटलनेक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि कुछ कंपनीज के पास में है। और आईपी भी अगर हम हटा भी दें, मान लीजिए हम बोलते हैं कि आप आईपी को सस्पेंड करेंगे कुछ टाइम के लिए, तो वो कई चीजों में काफी नहीं होगा, क्योंकि जब तक टेक ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दे भी दें बट जो टेक्निकल नो हाउ होता है कि आप प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जो मेंटरशिप, हैंड होल्डिंग की जरूरत है, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इसलिए जैसे कि आपने क्वेश्चन में भी पूछा कि टेक ट्रांसफर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और इस पैंडेमिक के दौरान आई थिंक बहुत ही ज्यादा मॉरल रिक्वायरमेंट है इसको एक एज एन ऑप्शन देखने की, क्योंकि अगर कंपनीज इसको होल्ड करती हैं और लिबरल नहीं होती है इस बारे में, तो ये जो वैक्सीन इनिक्विटी है, वैक्सीन की शॉर्टेज है, वो शायद कंटिन्यू होती है। जी डॉक्टर पाई,
आप एक लीगल एक्सपर्ट हैं और हम समझते हैं कि बहुत लीगल हर्डल्स हैं इसमें, लेकिन एक बड़ी बात ये हो जाती है कि आईसीएमआर ने भी बहुत इन्वेस्ट किया है ये कोवैक्सीन को डेवलप करने के लिए। उसमें अपनी न सिर्फ अपना एक्सपर्टीज दिया, वायरस आइसोलेट करके दिया, बल्कि साइट्स दी क्लिनिकल ट्रायल के। अगर इसको आप मोनेटाइज करें और इसका आंकलन करें तो ये काफी एक तरीके से बड़ी मदद है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में जब अगर सरकार आगे बढ़कर के इतनी मदद कर सकती है, तो क्या सरकार ये तकनीक निजी कंपनी से नहीं कह सकती कि आप साझा कीजिए? बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। एक समस्या यही आएगी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो है ही है, लेकिन इसको स्केल अप कैसे किया जाए, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है उसमें ह्यूमन कैपेसिटीज की जरूरत होती है अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट है, और स्केल अप के लिए जो वेरियस इनपुट्स लगते हैं, मटेरियल इनपुट्स जो अपस्ट्रीम दूसरी कंपनियां बनाती है, उन सबको एकाग्रित करके पब्लिक सेक्टर में अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी के लिए शायद भारत सरकार ने अभी रिसेंटली हैफकाइन इंस्टीट्यूट को भी बोला गया है कि आप इसको बनाना शुरू कर दीजिए, बट दे आर गोइंग टू टेक एक साल उनको लगेगा अभी, क्योंकि कोवैक्सीन को स्केल अप मैन्युफैक्चर करने के लिए एक रिक्वायरमेंट है BSL 3 रिक्वायरमेंट, बायोसेफ्टी लेवल 3, क्योंकि कोवैक्स का जो टेक्नोलॉजी है कोवैक्सीन का, भारत बायोटेक का, वो है एक्टिव वायरस दैट विल बी शेयर्ड विद दीज मैन्युफैक्चरर्स एंड इट हैज टू बी डेल्ट। उनको बायोसेफ्टी लेवल और जो क्वालिटी कंट्रोल लेवल है वो काफी हाई है। इसके लिए इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स लिमिटेड और हैफकाइन इंस्टीट्यूट को भी बोला गया है। ILL के पास अभी BSL 3 उपलब्ध है, तो वो 2-3 महीनों में प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। बाकी हैफकिन और अदर इंस्टीट्यूट्स को तो थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। इसमें जो IP का जो इशू है वो काफी मडल्ड है, थोड़ा इन द सेंस कि थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा है। ICMR और NIV ने इनको अर्ली स्टेज लैब सपोर्ट दिया था और भारत बायोटेक ने बाकी सब क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं, तो इस हिसाब से दोनों के पास थोड़ा थोड़ा उनका IP को ओनरशिप हो सकता है। इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाना है, इसके लिए भारत सरकार ने ऑलरेडी परमिशंस दे चुके हैं और ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बेसिस हैफकाइन इंस्टीट्यूट को भी बोला गया है। तो आई डोंट थिंक, मेरे हिसाब से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इतना बड़ा हर्डल नहीं है ये, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे करके उसको स्केल अप कर सकते हैं विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम, वही बड़ा मुद्दा है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी देखिए इस चीज में, तो इंडिया इज नोन फॉर API फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्शन, वैक्सीन प्रोडक्शन की कंपनीज जो है वो बहुत कम है। इसीलिए अगर आप उसको रेप्लिकेट भी करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो काफी हर्डल्स आएगी इन द कोर्स ऑफ टाइम। थैंक यू। अनंत, यहाँ एक सवाल ये भी बनता है कि कहीं ना कहीं अगर इसके बारे में पहले से सोचा जाता, आगे की दूरदर्शिता दिखाई जाती, तो इतनी बुरी स्थिति ना होती। अमेरिका में वॉर्प स्पीड था, जहां मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिया गया निजी कंपनियों को कि भाई आप अपना R&D कीजिए, विकसित कीजिए और उसके बाद प्रोडक्शन हमें प्रॉमिस कर दीजिए। भारत सरकार की तरफ से मेरे हिसाब से तो ऐसी दूरदर्शिता नहीं दिखी। और ये हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जिनकी हम काफी बुराइयां करते थे, उन्होंने इतनी दूरदर्शिता दिखाई दी थी। बिल्कुल, अगर हम ज्यादातर वैक्सीन देखें, मेरे ख्याल से शायद सारे वैक्सीन देखें जो कोविड-19 के लिए अभी देश में या विदेश में यूज हो रहे हैं, उसमें पब्लिक मनी का यूज किया गया। चाहे आप चाइनीज वैक्सीन देखें, चाहे आप रशियन वैक्सीन देखें, चाहे आप फाइजर मॉडर्ना देखें, चाहे आप एस्ट्राजेनेका देखें, और चाहे इंडिया में अगर आप देखना चाहें कोवैक्सीन देखें। कोविशील्ड जैसे कि हम सब जानते हैं, एक एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है उसी को लाइसेंस करके बनाया जा रहा है। इनफैक्ट कोविशील्ड के भी जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, अगर आप क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री ऑफ इंडिया पे जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ICMR को उसमें को स्पॉन्सर दिखाया गया। तो इंडिया के भारत में जो दोनों वैक्सीन हैं उसमें गवर्नमेंट की भागीदारी है, सपोर्ट है। अब फाइनेंशियल रोल कितना था उसकी क्लैरिटी शायद अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, बट आप जैसे कि आपने कहा कोवैक्सीन में क्लियरली उन्होंने जो सोर्स था वैक्सीन बनाने के लिए वो वायरस दिया गया है, और कोविशील्ड में भी सपोर्ट किया है। तो वहां पे दोनों तरीके से अगर देखें, अगर गवर्नमेंट को स्पॉन्सर है तो एज ए को स्पॉन्सर मेरे पास नेगोशिएशन पावर्स ज्यादा हैं, और मुझे कंपनी को ऑब्वियसली उस टेबल पे लाके ये बात करनी चाहिए कि अगर आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की अभी क्षमता नहीं है तो हम जो आइडल कैपेसिटी है उसके बारे में थोड़ा सोच के
उसको भी इनिशिएट करें। अगर आप उसके लिए लाइसेंसिंग दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है वो इम्पोर्टेंट है। बट आपका जो ओरिजिनल सवाल है कि क्या हम इसके बारे में पहले नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए था, क्योंकि हमें पता था कि हमारा देश और उसकी पॉपुलेशन का जो डाइवर्सिटी और साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, और अगर हमें कवरेज बढ़ाना है तो फिर जितने डोजेस की क्षमता पहले सेरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक में थी वो क्लियरली काफी नहीं होने वाली थी। तो ये इसके बारे में अगर थोड़ा पहले सोचते तो ये प्रॉब्लम शायद कम रहती है। जी डॉक्टर पाई, मेरे पास वक्त कम है लेकिन ये सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। हमने देखा है कि जो दवाएं हैं उसकी तक कमी पड़ रही है, और अब ये सोचना पड़ रहा है कि शायद अगर हम उसकी जेनेरिक दवाओं के जेनेरिक वर्जन्स बनाने की छूट दें तो शायद बेहतर रहेगी स्थिति। तो कहीं ना कहीं हर लेवल पे वैक्सीन, दवा, हर जगह की कमी आ रही है। तो क्या ये पेटेंट लॉज और ये IPR ये सब महामारी के टाइम पे एक बड़ा अड़चन बन गया है? एक्चुअली अड़चन हो सकता है, लेकिन लेट्स टेक एग्जांपल रेमडेसिविर का ही ले लेते हैं। रेमडेसिविर को 7 कंपनीज को लाइसेंस किया गया है, वो 20 प्लांट्स ऑपरेट कर रहे हैं और 0 रॉयल्टी पे लाइसेंस किया गया है IP होने के लिए। तो इस समय प्रॉब्लम ये हो गया कि दिसंबर और मार्च के महीने तक जो डिमांड में जो कमी आ गई उसकी वजह से सभी जो लाइसेंसीज थे उन्होंने प्रोडक्शन होल्ड बैक कर दिया। तो एकदम से अभी स्केल अप करने के लिए 3 से 4 वीक्स का टाइम जरूर लगेगा। तो द क्वेश्चन इज, अगर किसी को अगर कंपल्सरी लाइसेंस भी दे दे, अभी अर्जेंटली किसके पास कैपेसिटी है कि उस बायोलॉजिकल ड्रग को या पर्टिकुलर ड्रग को रेप्लिकेट करके मार्केट में आ जाए, क्योंकि तब तक ये सातों जो मैन्युफैक्चरर्स है इनकी जो फुल स्केल कैपेसिटी है 1 करोड़ 3 लाख डोजेस, वो तब तक हो जाएगा। इसलिए वो एक कैच 22 सिचुएशन सा बन गया है, जिसमें अगर आप करें तो भी फिर कैसे करें, क्योंकि जब 7 प्रोड्यूसर्स आर ऑलरेडी स्केलिंग डाउन। जी डॉक्टर पाई और अनंत, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जाते जाते मैं बस इतना जरूर कहूंगी कि अब तक जो हमें दिख रहा है वो एक नीजर्क रिएक्शन दिख रहा है। अगर हम लोगों ने इस सब के बारे में दूसरे देशों से कुछ सीख लिया होता, दूसरी जगह जो स्थिति हुई थी उससे सीख लिया होता, तो शायद आज हमें और आपको ये डिस्कशन ही नहीं करना पड़ता। खैर, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस सेगमेंट में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर और साइंटिस्ट रविंद्र गुप्ता हमको बताएंगे कि कैसे डबल म्यूटेंट पे भी असरदार है वैक्सीन। भारत में जब से अलग अलग स्ट्रेन आने शुरू हुए, वेरिएंट्स आने शुरू हुए, तब से लोगों में डर भी बढ़ता गया, और सबसे ज्यादा डर जिस चीज का बढ़ा वो था डबल म्यूटेशन का। अब जो वैज्ञानिक हैं वो ये कहते हैं कि इस डबल म्यूटेंट से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो एंटीबॉडी रेजिस्टेंस इसमें है वो सही बात है। दरअसल इसमें हल्का सा फर्क आता है। अगर आपके बॉडी में या तो वैक्सीन से रेजिस्टेंस हो, एंटीबॉडी पैदा हो गई है, तो ये डबल म्यूटेशन उससे इतनी आसानी से नहीं बच सकता है। ये कहना है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक स्टडी से, जो कि हमें खुद वहां के एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, उन्होंने हमें बताया है कि डबल म्यूटेशन पर एंटीबॉडी का असर होता है। हमने इस वायरस की कुछ अहम म्यूटेशन के साथ इस लैब में कृत्रिम वायरस बनाया। हमने पाया कि डबल म्यूटेशन वाले भारतीय वेरिएंट B617 में एंटीबॉडी से बचने का कोई अतिरिक्त रेजिस्टेंस नहीं है। इस डबल म्यूटेंट में एंटीबॉडी को लेकर सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम जरूर है। इस बात का सीधा मतलब यह है कि वैक्सीन लगाने वाले लोगों में डबल म्यूटेंट में सुरक्षा मिलेगी। The Indian variant of this B617, and what we find is that this double mutant does not seem to have any extra resistance to antibodies compared to a virus which has one or other of the single mutations. So in other words, they don't add up to make a very resistant virus. There's still a little bit of reduced sensitivity to antibodies, so it has a small impact, but most people who are vaccinated, the vast majority, will be protected against this particular combination of mutations. The caveat is, of course, we haven't done the full set of mutations, but we don't expect those full set of mutations to have a very big impact. डॉक्टर गुप्ता से हमने ये भी जानना चाहा कि रीइंफेक्शन से क्या होता है। क्या रीइंफेक्शन किसी को, यानी कि किसी को पहली वेव में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था, तो क्या इस बार के डबल म्यूटेंट से उसको कोई सुरक्षा मिलेगी या नहीं, और क्या वैक्सीन की सुरक्षा पहले के इन्फेक्शन से बेहतर होगी?
Well, so दो तरह की सुरक्षा होती है, पहली मौत और गंभीर बीमारी से, और हाँ, अगर आपको पहले कोविड हुआ हो तो आपको इस बार गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन फिर भी आपको माइल्ड या मॉडरेट सिस्टम वाली बीमारी हो सकती है। इसलिए वैक्सीन जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वैक्सीन आपके इम्यून रिस्पॉन्स को और बल देती है और वो प्राकृतिक इम्यूनिटी से ज्यादा जोरदार और ताकतवर इम्यूनिटी पैदा करती है। इसलिए आपको अगर पहली वेव में कोरोना हुआ था तो भी आपको वैक्सीन लेनी चाहिए। really important, even if you have been infected before. तो ये थे डॉक्टर रविंद्र झा, जो कि लंदन से हमारे साथ जुड़े थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर निधि झा से, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है नोवा साउथ एंड फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर की, और वो हमारे आप लोगों के द्वारा भेजे हुए सवालों के जवाब देंगी। डॉक्टर झा, पहला सवाल सुन लेते हैं, जो कि शेजल ने भेजा है दिल्ली से। मेरा नाम सेजल है, मैं द्वारका दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कैसे लोगों को कोरोना हो रहा है। डॉक्टर झा, वैक्सीन लेने के बाद कोरोना हो रहा है, ये सच्चाई है। कभी भी ये क्लेम नहीं किया गया था कि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना नहीं होगा। हमेशा से जो लिटरेचर्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना हो सकता है, बट जो सिवियरिटी है कोरोना इन्फेक्शन की वो काफी कम होती है। माइल्ड टू मॉडरेट भी नहीं कहूंगी मैं, जो माइल्ड सिम्टम्स हैं वो आ रहे हैं वैक्सीनेटेड लोगों को। और इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने ये देखा है कि जिनको भी हुआ है उनको बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हुए हैं, जैसा बॉडी एक हुआ और फिर होके ठीक हो गया, कभी माइल्ड फीवर हुआ, कोल्ड कॉफ हुआ, और मैंने बहुत ही कम ऐसे वैक्सीनेटेड लोगों को देखा है कि वो सीवियर डिजीज में या मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में गए हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि ये जो है आपको फिर से कोरोना हो सकता है, लेकिन सीवियरिटी उसकी बहुत कम होगी, वो कॉमन कोल्ड एंड फ्लू की तरह होके चला जाता है। जी, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, जो कि यशवीर ने भेजा है। नमस्ते, मेरा नाम यशवीर सिंह है, द्वारका दिल्ली से। मेरा सवाल ये है कि इंडिया में कोविड के कितने सारे वेरिएंट हैं, पर क्या वैक्सीन सब पे काम करेगी? धन्यवाद। देखिए, जहां तक वेरिएंट की बात है, ये वायरस जो कॉमनली हम जानते हैं, कोई भी वायरस में बहुत म्यूटोजेनिक होता है, म्यूटेंट बहुत सारे होते हैं। मतलब एक वायरस है, उसमें से अगली बार क्या होगा, कुछ उसके जीन सीक्वेंसिंग चेंज होके उससे रिलेटेड कुछ डिफरेंट वायरस बन जाता है। तो ये सिर्फ कोरोना के साथ नहीं है, एनी फ्लू वायरस के साथ है। तो सारे कवर अभी जो हम जितना भी जो इफ वी कंपेयर, जो हमारे पास दो वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन कह रहे हैं कि वो ज्यादा स्ट्रेन्स को कवर कर रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स एंड मोस्ट ऑफ द स्ट्रेन उससे कवर हो जा रहे हैं। हाँ, फ्यूचर में और ज्यादा अगर स्ट्रेन चेंज होते हैं तो हमें थोड़ा सा और शिफ्ट करके कोई और वैक्सीन उसमें बनाना पड़ सकता है, बट कोवैक्सीन मोस्ट ऑफ देम को अभी फिलहाल कवर कर रहा है। जी, कोविशील्ड उससे थोड़ा कम। जी, डॉक्टर झा, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब अगर एलिजिबल हैं और आपके पास आपको मौका मिल रहा है, आपको स्लॉट मिल रहा है, तो जाके वैक्सीन जरूर लगवा रहे होंगे। फिलहाल जाते जाते आपको बस याद दिला दें कि अगर आप दफ्तर जा रहे हैं, बंद कमरे में बैठ के काम कर रहे हैं, तो डबल मास्क का इस्तेमाल करें और लोगों से दूरी बनाए रखें। नमस्कार।